हेलो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूक्लियर एनर्जी। आज हम लोग बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा की। तो चलिए देखते हैं कि ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, ये नाभिकीय ऊर्जा क्या है। ओके, सो दिस इज वर्ड न्यूक्लियर। ये देखिए वर्ड जो न्यूक्लियर है अपने आप में ही सारी कहानी को बयां कर रहा है। नाभिक, जो नाभिकीय ऊर्जा आप लिखोगे तो ये जो वर्ड नाभिक है अपने आप में ही सारी कहानी को समेटे हुए खड़ा है, यहाँ पर बैठा हुआ है, जो भी है। न्यूक्लियर एनर्जी, सो व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? द एनर्जी ऑब्टेनेबल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम। किसी भी परमाणु के नाभिक से जो एनर्जी आप प्राप्त कर सकते हो या जो एनर्जी हम लोग प्राप्त करते हैं उसी को बोला जाता है नाभिकीय ऊर्जा। द एनर्जी ऑब्टेनेबल from the nucleus of an atom is known as nuclear energy. Clear? अब ये जो nuclear energy है it can be obtained by two ways. इस nuclear energy को हम लोग दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, obtain कर सकते हैं, जिसको कि आप बोल सकते हो कि types of nuclear reactions. Number one is nuclear fusion. Fusion and second is nuclear fission and nuclear fission। न्यूक्लियर फ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन और इसको बोला जाता है नाभिकीय विखंडन। तो चलिए जरा इसको अच्छे से जान लें कि नाभिकीय संलयन क्या है और नाभिकीय विखंडन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है और न्यूक्लियर फिजन क्या है। ओके, सो व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? देखो यार, फ्यूज होना मीन्स अब ये लाइट वाला फ्यूज नहीं हो रहा है, हम लोग फ्यूज टुगेदर की बात कर रहे हैं, जुड़ने की बात कर रहे हैं। ओके, सो न्यूक्लियर फ्यूजन, इन न्यूक्लियर फ्यूजन two lighter nuclei combines to form a heavy nuclei। दो हल्के न्यूक्लिई जुड़ के एक भारी न्यूक्लिई बनाते हैं। दो हल्के नाभिक जुड़ेंगे और एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे और इस प्रोसेस में बहुत ही एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्या बोला है मैंने? न्यूक्लियर फ्यूजन। इन न्यूक्लियर फ्यूजन टू लाइटर न्यूक्लिई कंबाइन, जुड़ेंगे टू फॉर्म अ heavier nuclei and in this reaction or in this process बहुत ही ज़्यादा मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। सो दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होगा न्यूक्लियर फ्यूजन में भाई? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होगा? दो लाइटर न्यूक्लियाई जुड़ के एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, दो हल्के नाभिक जुड़ के एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन याद रखिए न्यूक्लियर फ्यूजन जो है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पे पॉसिबल नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसको आप जनरली आप बोल सकते हो थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा मिलियन ऑफ डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, मिलियन ऑफ पास्कल का प्रेशर चाहिए, बहुत ही हाई प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा दबाव और बहुत ही ज़्यादा तापमान पे ही न्यूक्लियर फ्यूजन हो पाता है। दो नाभिक को जुड़ने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन इतना आसान नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? थर्मो न्यूक्लियर कंडीशंस, बहुत मिलियन ऑफ डिग्री, 10 to the power 7 डिग्री, मिलियन ऑफ डिग्री का आपको टेम्परेचर चाहिए होगा, मिलियन ऑफ पास्कल का प्रेशर चाहिए होगा दो लाइटर न्यूक्लियाई को कंबाइन करवा के एक हैवी न्यूक्लियर बनाने के लिए। इसीलिए आपको ये जनरली अगल बगल देखने को नहीं मिलेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन होता कहाँ है? जितने भी स्टार्स हैं आपकी गैलेक्सी में या थ्रू आउट द यूनिवर्स, जितने भी यूनिवर्स तो फिलहाल नॉन यूनिवर्स एक ही है, हो सकता है मल्टीवर्स यूनिवर्स की थ्योरी सही हो तो बहुत सारे यूनिवर्स हों। यूनिवर्स में जितने भी गैलेक्सी हैं, उस गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स हैं, स्टार्स में जो एनर्जी का मेन सोर्स है ये यही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है।
न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही किसी भी अपने सन में भी अपना जो सूरज है वो भी एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो किसी भी यूनिवर्स के किसी भी स्टार में जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो कैसे आती है? बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। वहाँ पे दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंस और फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यार जितने भी स्टार्स हैं, अपना सन भी है इंक्लूडिंग अवर सन, उसमें एनर्जी का सोर्स क्या है? तो दिस रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन। अब जरा देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे कैसे हो सकता है। देखिए कैसे होता है। मैंने बोला दो लाइटर न्यूक्लियाई। तो सबसे पहले देखो यार, अब जब भी पीरियोडिक टेबल उठाओगे तो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट ही हाइड्रोजन से होता है। और जब आपका यूनिवर्स फॉर्म हो रहा था ना भाई, तो उस समय भी सबसे पहले फॉर्म होने वाला जो एलिमेंट था वो हाइड्रोजन ही था। अब देखो हाइड्रोजन के भी आपके आइसोटोप्स होंगे। एक प्रोटॉन हो जाएगा, फिर ड्यूट्रॉन हो जाएगा, फिर ट्राइटॉन हो जाएगा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम के बाद लिथियम आता है। वो नहीं, पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाना मेरे को। तो चलिए न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन में, न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन होगा उसमें कैसे कैसे रिएक्शन हो सकते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या होता है, ऐसा पॉसिबल है कि 1H1 प्लस 1H1 ये कंबाइन करके बना सकते हैं 1H2 प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं है, बताऊंगा मैं भी क्या है, प्लस न्यू प्लस यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है 1H1 प्लस 1H1। ये 1H1 क्या है? ये है तो हाइड्रोजन ही, ठीक है। ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई वो जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? और ये बनाते हैं आपके लिए, क्या है ये? क्या ये हीलियम है? नहीं, हीलियम तो नहीं है। हीलियम का तो अगर मास नंबर देखोगे तो 4 होता है। ये भी हाइड्रोजन ही है। ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है जिसका कि मास नंबर 1 है। ओके, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, केवल प्रोटॉन है। इसके न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन ही है। तो जनरली आप इसको प्रोटॉन भी बोल सकते हो कि ये प्रोटॉन और प्रोटॉन कंबाइन होकर बनाते हैं ड्यूट्रॉन बनाते हैं। इसके ये भी हाइड्रोजन ही है, लेकिन इसके हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन भी है और एक न्यूट्रॉन भी है। देखो ना भाई, मास नंबर 1 अगर इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन भी होगा। और अगर 2 मास नंबर है, मीन्स 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में है। तो ये होगा कि प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन कंबाइन होकर फॉर्म करेंगे क्या? ड्यूट्रॉन फॉर्म करेंगे। और यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन भी बनेगा। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, उसका जो काउंटर पार्ट है, जस्ट अपोजिट जो है, वो होता है पॉजिट्रॉन। और एक न्यूट्रिनो भी रिलीज होता है, एक न्यूट्रिनो भी रिलीज होगा। और ये होगा एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो क्या बोला मैंने? प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन। ये वाला प्रोटॉन नहीं है दोस्त, जो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यूज करते हो, लेकिन उसी के कॉन्ट्रास्ट में यूज़ किया है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटॉम जो है उसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन ही है। तो प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन कंबाइन करके फॉर्म कर सकते हैं क्या? वो बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? वो बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं भाई? ड्यूट्रॉन बना सकते हैं। और उसमें एक पॉजिट्रॉन भी रिलीज होगा, एक न्यूट्रिनो रिलीज होगा। ये न्यूट्रिनो है, दिस इज न्यूट्रिनो, और इतना एनर्जी रिलीज होता है। अब देखो ये जो 1H2 है, मीन्स ये जो ड्यूट्रॉन है, दे कैन ऑल्सो फ्यूज टुगेदर। ये फ्यूज होके लाइटर हीलियम बना सकते हैं। लाइटर हीलियम, सॉरी 2 होता है, लाइटर हीलियम फॉर्म कर सकते हैं। प्लस इस प्रोसेस में एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा और यहाँ पे 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। ओके, सॉरी मैंने अभी आपको नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, बताता हूँ। इस रिएक्शन को पूरा लिख दूँ मैं, फिर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपको डिफाइन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे प्रोटॉन और प्रोटॉन मिलकर बनाते हैं ड्यूट्रॉन। फर्दर ड्यूट्रॉन एंड ड्यूट्रॉन कैन कंबाइन एंड फॉर्म, देखिए ये हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2, लेकिन मास नंबर उससे जनरली 4 होता है, जो कि स्टेबल है। ये लाइटर हीलियम है, ये लाइटर हीलियम है, उसका एक आइसोटोप बोल सकते हो आप। उसका एक लाइटर हीलियम है ये 2He3, मीन्स
है तो हीलियम ही, लेकिन इसका मास नंबर यहाँ पे 3 है, तो ये स्टेबल नहीं है। ओके, 1s2 + 1s2 ड्यूटेरियम भी बोलते हैं उसको। तो ड्यूटॉन प्लस ड्यूटॉन मिलकर क्या बनाएंगे? हीलियम, लाइटर हीलियम बनाएंगे, या फिर हीलियम 3 बोल सकते हो आप, कि हीलियम 3 फॉर्म करेंगे, एक न्यूट्रॉन भी बनेगा और 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ये भी संभावनाएं हैं, और एक संभावना ये भी है कि 1s2 + 1s2 यानी कि ड्यूटॉन और ड्यूटॉन मिल के ना कंबाइन होके ट्राइटॉन बना लें। ट्राइटॉन बना ले मीन्स बनेगा तो हाइड्रोजन ही, लेकिन इसका मास नंबर 3 होगा, ये ट्राइटॉन है, प्लस यहाँ पे एक प्रोटॉन भी बनेगा, प्लस यहाँ पे 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो सकती है, होती है। ओके, सो ये है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस। यहाँ पे प्रोटॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बना सकता है? ड्यूट्रॉन बना सकता है। इस प्रोसेस में एक पॉजिट्रॉन रिलीज होगा और एक न्यूट्रिनो भी रिलीज होगा, और 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। 1s2 + 1s2 ड्यूट्रॉन प्लस ड्यूट्रॉन कंबाइन होके हीलियम 3 बना सकते हैं, लाइटर हीलियम बना सकते हैं। यहाँ पे एक नाइट्रोजन नहीं है, ये न्यूट्रॉन भी रिलीज होगा, और इस प्रोसेस में 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। एक संभावना ये भी है कि 1s2 + 1s2 ड्यूट्रॉन मिल के क्या बना लें? ट्राइटॉन बना लें, और यहाँ पे एक प्रोटॉन भी बनेगा, और यहाँ पे 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होगा। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स इंक्लूडिंग अवर सन, ये रिएक्शंस ही हैं। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। याद रखिए, काम की चीज़ है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, 2 लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियर बनाएंगे, लेकिन इसके लिए थर्मो न्यूक्लियर कंडीशन चाहिए होगा, मिलियन ऑफ डिग्री का प्रेशर चाहिए होगा, मिलियन ऑफ डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होगा, मिलियन डिग्री का प्रेशर भी चाहिए होगा, मिलियन ऑफ डिग्री का टेम्परेचर और मिलियन ऑफ पास्कल का प्रेशर चाहिए होगा। ओके, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ पर अपने अर्थ पे न्यूक्लियर फ्यूजन करवा सकते हैं क्या? देखो यार, न्यूक्लियर फ्यूजन का बस एक ही दिक्कत है कि थर्मो न्यूक्लियर कंडीशंस आप कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्टिव पर्पस तो हम लोग अभी तक समझ लो कि नहीं बना पाए हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टिव पर्पस बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं? हाइड्रोजन बम बना रखा है। हाइड्रोजन बम देखो यार, सबसे घातक, मतलब सबसे मोस्ट डेंजरस जो वेपन है अभी, वो है हाइड्रोजन बम। एटम बम से कई हजार गुना, कई लाख गुना ज़्यादा घातक है हाइड्रोजन बम, और ये हाइड्रोजन बम बेस्ड है न्यूक्लियर फ्यूजन पे। हाइड्रोजन बम, ये याद रखिए, हाइड्रोजन बम बेस्ड है किस पे? न्यूक्लियर फ्यूजन पे। न्यूक्लियर फ्यूजन, तो सर जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए थर्मो न्यूक्लियर कंडीशन बना ही नहीं पा रहे हो, देखो कंस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है इतना एनॉर्मस है, ये थर्मो न्यूक्लियर कंडीशन मीन्स इस कंडीशन को यूटिलाइज कर पाना अभी हमारे पास में नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव के लिए यूज कर लिया है। हाइड्रोजन बम बना रखा है। वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, पहले आप वहाँ पे एक एटम बम को डेटोनेट करोगे। एक एटम बम पहले ब्लास्ट होगा, पहले डेटोनेट होगा एटम बम। एटम बम के ब्लास्ट होने से वहाँ पे मिलियन ऑफ डिग्री का टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे थर्मो न्यूक्लियर कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगे। फिर वहाँ पे आप न्यूक्लियर फ्यूजन करवाते हो, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बम में तो यही प्रिंसिपल है। हाइड्रोजन बम तो न्यूक्लियर फ्यूजन पर ही बेस्ड है, लेकिन उस हाइड्रोजन बम में भी पहले आपको एक एटम बम को ब्लास्ट करवाना है, डेटोनेट करवाना है। उस एटम बम के डेटोनेट होने से कंडीशंस क्रिएट होंगी, माहौल बनेगा, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन वाला रिएक्शन चलेगा। लेकिन क्या अगर आपको मैं बोलूँ कि चलो यार इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, तो क्या आप एटम बम ब्लास्ट करवाने चाहोगे क्या? नहीं। तो इसलिए मैंने बोला कि डिस्ट्रक्टिव पर्पस तो रेडी है। देखो मानव जाति कितनी क्या बोलना चाहिए, जाहिल बोलूँ,
मैं भी माना ही हूँ, लेकिन शर्मिंदा हो गया आप देख के कि हम लोग हाइड्रोजन बम बना रखे हैं दुनिया के सर्वनाश के लिए, पृथ्वी के सर्वनाश के लिए, लेकिन हम अभी तक इस न्यूक्लियर फ्यूजन को कंस्ट्रक्टिव या मानव सभ्यता के विकास के लिए ऐसा अभी यूज नहीं कर पाए हैं। मतलब सभ्यताओं को सभ्यता सीखने में पता नहीं हुआ कितना टाइम लगेगा, तब फिलोसॉफिकल बातें नहीं करनी चाहिए। चलो ये हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करेगा, ठीक है। ओके, तो ये था आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। और अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिजन की। देखो यहाँ पे जोड़ रहे थे, यहाँ पे मिलन हो रहा था दो लाइटर न्यूक्लियाई का। अब हम लोग विखंडन की बात करते हैं, वियोग की बात करते हैं, ब्रेकअप की बात करते हैं। इट हर्ट्स, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन जस्ट उल्टा उल्टा प्रोसेस है यार, अपोजिट प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्प्लिट होगा दो लाइटर न्यूक्लियाई में। एक भारी नाभिक टूटेगा दो हल्के नाभिकों में। ओके, सो इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन अ हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्प्लिट्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई। एक जो हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो दो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और अगेन इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन, ठीक है यार। एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो दो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, विखंडित हो रहा है, इसको आप न्यूक्लियर फिजन बोल रहे हो, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियर फिजन हम लोग बिल्कुल करवाए हैं, इसका यूज भी किया है, एटम बम बनाने में यूज किया है। देखेंगे एटम बम किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है, न्यूक्लियर एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो देखो अच्छा, न्यूक्लियर फिजन के लिए यार एक जैसे कि आपको एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियर भी तो चाहिए, तो हम लोग यूज करते हैं। हमारे पास यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, दे आर द हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। ओके, तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं यूरेनियम का। ये रहा आपका यूरेनियम 235 जिसका कि एटॉमिक नंबर है 92। अच्छा, और ये अपने आप बिखर जाएगा, कोई भी रिश्ता अपने आप नहीं टूटता मेरे भाई, किसी तीसरे को आना पड़ता है, किसी तीसरे को आना पड़ेगा। यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आता है न्यूट्रॉन। देखो अभी आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दो लोग जुड़े हुए हैं, इनका ब्रेकअप करवाने के लिए कौन आ रहा है, ब्रेकअप करवाने के लिए आ रहा है न्यूट्रॉन। और देखो क्या ब्रेकअप करवाएगा कि ये इनके ना मतलब ऐसे टूटेंगे कि वो टूटे चले जाएंगे, टूटे चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ न्यूक्लियर फिजन। मैं नहीं यार, मैं कौन होता हूँ दो प्रेम करने वालों को अलग करने वाला, ये तो ये कर रहा है। जब आप एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई पे बम्बार्डिंग करवाओगे न्यूट्रॉन्स का, एक्चुअली में यहाँ पे आप बम्बार्डिंग करवा सकते हो किसी भी हैवी न्यूक्लियाई का, ये बम्बार्डिंग है। तो जब इसके बम्बार्डिंग करवाओगे ना तो क्या होता है, ये यूरेनियम स्प्लिट हो जाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन में, बेरियम और क्रिप्टॉन में। बेरियम का एटॉमिक मास है 56, इसका है 36 प्लस मास नंबर कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 139 और ये होता है शायद 139, 92, 94, ये हो जाएगा 94। देखिए बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है, क्रिप्टॉन का 36 है, लेकिन ये मास नंबर आपको किसी अलग बुक में अलग मिल सकता है। कहीं कहीं पे इसको 141 लिख दिया होगा, इसको 141 लिखा होगा, तो इसको 92 लिखा होगा, ठीक है। मास नंबर्स अलग अलग हो सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा। ओके, सो ये दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। तो ये आपने, ये रहा आपका हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई यूरेनियम। यूरेनियम पे आपने बम्बार्डिंग करवाया न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन उसके बम्बार्डिंग के बाद क्या होता है, ये यूरेनियम स्प्लिट हो जाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी तो बनेगा, 3 न्यूट्रॉन भी बनेगा, 3 न्यूट्रॉन भी बनेगा। और प्लस कितना एनर्जी रिलीज होगा यहाँ पे, इस वजह से एनर्जी तो यहाँ पे रिलीज होता है, यहाँ पे 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद एनर्जी रिलीज होगा, 220 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द फिजन रिएक्शन फॉर यूरेनियम 235. Uranium 235 when bombarded by neutron, it splits into barium and krypton. 3 न्यूट्रॉन भी बनेगा,
और इतना एनर्जी रिलीज होगा। अब एक फैक्ट सुनिए कि अगर मान लो कि आप एक यूरेनियम एटॉम का फ्यूजन करवाते हो, एक यूरेनियम, क्या बोला हूँ मैं, एक यूरेनियम एटम का फ्यूजन करवाने पे कितना एनर्जी रिलीज होता है देख लो। मान लो मैं यहाँ पे 1 कार्बन एटॉम को बर्न कर रहा हूँ, कोल के अंदर मान लो 1 कार्बन एटॉम है, उसको बर्न कर रहा हूँ, तो इस वाले एनर्जी का 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी मेरे को ऑब्टेन होता है बाय द फ्यूजन ऑफ द 1 यूरेनियम एटॉम। एक यूरेनियम एटॉम का अगर आप फ्यूजन करवाते हो तो 1 कार्बन एटॉम के बर्निंग से 10 मिलियन टाइम्स आपको ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगा। और इसको और अगर थोड़ा सा ब्रॉड में सुनो तो क्या बोल सकते हो, अगर आप 1 किलोग्राम यूरेनियम का मान लो फ्यूजन करवा दो, तो यहाँ से जो एनर्जी आपको प्राप्त होगा वो लगभग 2500 टन, 2500 किलो नहीं, 2500 टन के कोल के बर्निंग से प्राप्त ऑब्टेन एनर्जी के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। ओके, सो अगर आप 1 किलोग्राम यूरेनियम की फ्यूजन रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होता है ना वो कितने टन, 2500 टन कोयले के जलने से जो एनर्जी प्राप्त होती है, जो एनर्जी मिलेगी उससे भी कहीं ज़्यादा होगा। सो बहुत ही काम की चीज़ है। ओके, सो दिस इज द फ्यूजन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम-235 और यही है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें कि एक हैवी न्यूक्लाई डिवाइड हो जाता है अपने आप नहीं, वहाँ पे बम्बार्डिंग करवाना पड़ेगा आपको। ओके, तो दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये हम लोग इसको 2 तरीके से पढ़ते हैं या 2 तरीके से होता है, एक होता है कंट्रोल्ड और एक होता है अनकंट्रोल्ड। तो पहले अनकंट्रोल्ड की बात कर लेते हैं। अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन की बात कीजिए आप तो बहुत ही सिंपल है। अनकंट्रोल चैन रिएक्शन में देखो क्या होगा, या पहले चैन रिएक्शन समझ लो, पहले चैन रिएक्शन समझ लीजिए आप। देखो क्या होता है, जब ये फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो इसमें वो चीज़ भी प्रोड्यूस हो रहा है जो कि जिसने कि फ्यूजन रिएक्शन को इनिशिएट किया था। जैसे कि मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन की बम्बार्डिंग हुई थी, नाइट्रोजन की बम्बार्डिंग के बाद ही यूरेनियम-235 का फ्यूजन हुआ था। तो ये यहाँ पे जब फ्यूजन प्रोसेस होता है तो फ्यूजन रिएक्शन में न्यूट्रॉन भी फॉर्म होते हैं, न्यूट्रॉन भी जो है प्रोड्यूस होंगे। सो यहाँ पे बन जाएगा चैन रिएक्शन। देखो जैसे कि मान लो मैंने एक पत्थर किसी को मारा तो बंदा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन अब वहाँ पे जो पत्थर मैंने मारा, अगर वो पत्थर वहीं मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता तो ये प्रक्रिया आगे नहीं चलती। लेकिन होता क्या है कि आदमी तो डिवाइड हुआ ही हुआ, अब वहाँ पे पत्थर भी 2, 3, 4 बन जाएगा, और तो फिर और जितने आदमी बचे हैं ना उनको और मारेगा, उनको और डिवाइड करेगा। तो हम लोग आदमी का यहाँ पे मर्डर की बात नहीं करते हैं, माहौल ख़राब है देश का। देखो यार, हम लोग बात करेंगे चैन रिएक्शन की। चैन रिएक्शन में बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें कि वो पार्टिकल भी प्रोड्यूस होते हैं जिन्होंने उस रिएक्शन को इनिशिएट किया था, और जब वो प्रोड्यूस होंगे तो यार उनका तो काम ही है ब्रेकअप करवाना, तो करवाते जाएंगे तो एक चैन बन जाएगा। जैसे कि चलो मैं बता रहा हूँ, चैन बन जाएगा। पहले मैं यहाँ से अनकंट्रोल हटा दूँ, बात लगा दूंगा। पहले चैन रिएक्शन की बात हो रही है, चैन रिएक्शन की बात हो रही है। तो क्या होता है चैन रिएक्शन? ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें कि वो पार्टिकल भी प्रोड्यूस होते हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने फ्यूजन को इनिशिएट किया था। जब वो आ जाएंगे ना, जब वो प्रोड्यूस होंगे तो फर्दर वो फ्यूजन करेंगे, फिर फ्यूजन से फिर बनेंगे, फिर फ्यूजन करेंगे, तो यहाँ पे एक चैन बन जाएगा। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास है यूरेनियम-235, मैंने बम्बार्डिंग करवा दी किसकी? मैंने बम्बार्डिंग करवा दी न्यूट्रॉन की। ये रहा न्यूट्रॉन आपका। यहाँ से क्या बनेगा?
यहाँ से आपका बनेगा बेरियम, बनेगा क्रिप्टॉन, और आपने देखा है कि यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन और बनेगा। तो 3 न्यूट्रॉन के अलग से दिखाऊँ मैं, एक ही साथ दिखा देता हूँ। 3 न्यूट्रॉन और बनेगा ये, और अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या शांत बैठेंगे? नहीं, बोलेंगे बेटा और यूरेनियम का विखंडन करवाओ, और जितने भी यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 और है, उसका भी आप क्या करोगे, इसका ये और फिर फिजन करवाएंगे। तो अलग अलग लिख देना सही था क्या? नहीं, ठीक है, समझ लो, अलग अलग लिख देता हूँ। 3 न्यूट्रॉन बना है, 3 न्यूट्रॉन बना है, 1 2 3, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये भी न्यूट्रॉन है। तो ये भी यूरेनियम 235 को, ये भी यूरेनियम 235 को, ये भी यूरेनियम 235 को, इसका फर्दर क्या करेंगे, इसका फिजन रिएक्शन होगा, फिर क्या होगा, फिर बेरियम बनेगा, फिर क्रिप्टॉन बनेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन, बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन। तो क्या बन गया यहाँ पे एक चैन बन गया, एक श्रृंखला बन गई है, और यही तो है, यही तो चैन रिएक्शन है यार। तो क्यों टाइम वेस्ट करना, कौन सा यहाँ पे चैन रिएक्शन बना के दिखाना ही है आपको एग्जाम में। तो चैन रिएक्शन क्या होगा, ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें कि वो पार्टिकल भी प्रोड्यूस होते हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने चैन रिएक्शन को इनिशिएट किया था, चैन रिएक्शन को इनिशिएट किया था, वो भी प्रोड्यूस होते हैं, और इस फिजन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। क्या बोलते हैं कि सिलसिला चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो सिलसिला चलता रहेगा, सिलसिला ये चाहत का ना मैंने बुझने दिया, नहीं बुझने दो यार, बस वो चैन बन गया, चैन रिएक्शन बन गया। अब क्या है, अब मान लो ये यूरेनियम 235 था, आपने बम्बार्डिंग करवा दी न्यूट्रॉन की, ठीक है, तो क्या होगा, ये फिजन होगा, इसका फिजन होगा, फिर यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, 3 न्यूट्रॉन से फिर 3 से 9 हो जाएंगे, 9 से 9 हो जाएंगे 81 हो जाएंगे ना, 3 ये 27 हो जाएंगे, 3 हाँ 27 हो जाएंगे, 27 से फिर 81 हो जाएंगे। तो ये अगर ये चैन रिएक्शन क्या करे, एक ही बार में पूरे के पूरे यूरेनियम 235 को या जिसका भी फिजन आप करवा रहे हो, एक ही बार में एट इंस्टेंट मीन्स एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पूरे यूरेनियम को मीन्स क्या करे यार, डिवाइड कर दे, मीन्स उसका फिजन करवा दे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलोगे आप अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन बोलेंगे, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। आपने बस क्या किया, आपने चिंगारी मतलब न्यूट्रॉन को भेजा, ये न्यूट्रॉन भी अपना काम पूरा एक ही बार में खत्म, बोलो चलो यार जितना भी यूरेनियम होगा पूरा एकदम खत्म। तो ये अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन है, और ये कहाँ यूज होता है, यही तो एटॉम बम है, यही तो एटॉम बम है मेरे भाई, यही तो एटॉम बम है। एटॉम बम में यही होता है, एक बार डेटोनेट करो, जितना भी आपका यूरेनियम फ्यूल है, ये जो यूरेनियम है, एक बार में झटके में पूरा फटेगा, और इतना एनर्जी रिलीज होगा, पूरा हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर देगा। याद रखना, हिरोशिमा नागासाकी, याद है ना वहाँ पे एटॉम बम भाई, लोग अमेरिका वाले लोग, उनका काम वही है, ठीक है यार। तो ये था अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, जो बर्बादी लाता है, जो विनाश लाता है। अब हम लोग क्या कहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, और अब देखते हैं कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन तो करना क्या है कि देखो यार, आपने 1 न्यूट्रॉन भेजा, उसने फिजन करवाया, 3 न्यूट्रॉन और बन गए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 न्यूट्रॉन बना है ना, उसमें से 2 न्यूट्रॉन को उस रिएक्शन से बाहर निकाल लेंगे, उस रिएक्शन से बाहर निकाल लेंगे, फिर एक ही बचेगा, फिर वो एक फिजन करेगा, फिर उसे 3 बनेगा, फिर उसको 2 उसमें से बाहर निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो श्रृंखला बनी थी, ये जो चैन बना था, इसको कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करेंगे, जिससे कि जो एनर्जी है एक ही बार भकाक से मत आ जाए, वो एनर्जी को आप स्टेप करके धीरे धीरे हार्नेस करोगे, यूज करोगे, तो ऐसे रिएक्शन हो जाएंगे कंट्रोल चैन रिएक्शन। और ये कहाँ यूज होता है, कंट्रोल क्या है पहले समझ लो यार, कंट्रोल चैन रिएक्शन क्या है, कुछ नहीं है दोस्त, आपने न्यूट्रॉन भेजा, उसने फिजन करवाया, 3 न्यूट्रॉन और बनेगा, उस 3 में से 2 को हटा लो, 2 को हटा लो, केवल 1 बचेगा, फिर वो फर्दर फिजन करेगा, जो भी पेरेंट न्यूक्लियस है, जैसे यूरेनियम 235 है, उसका करेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन बनेगा, उसमें से 2 फिर निकाल लो। तो आप धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, वही तो करना है, न्यूट्रॉन को धीरे धीरे भेजना, एक एक करके एक ही बार में जाएगा और बर्बाद कर देगा पूरा यूरेनियम को। तो वही करना है दोस्त। आप क्या करोगे, जो एक्स्ट्रा जो एक्सेसिव न्यूट्रॉन है उसको बाहर निकालते जाओगे,
चेन रिएक्शन उस रिएक्शन से बाहर निकाल लोगे, तो यहाँ पे जो भी फिजन होगा वो कंट्रोल तरीके से होगा, नियंत्रित तरीके से होगा। तो आप पूरे के पूरे एनर्जी को एक ही बार में नहीं, आप धीरे धीरे करके उसको ऑब्टेन करोगे। और ये यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बाय न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर देखिए यार, पावर जनरेशन का एक ही तो प्रिंसिपल है। आप किसी भी तरीके से टरबाइन को घुमा दीजिए, टरबाइन जनरेटर को घुमा देगा, और फिर जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी तरीके से आपको टरबाइन को घुमाना है। अगर मैं इतना बाहुबली हूँ कि मैं टरबाइन को खींचना, मतलब 3000 RPM जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड है, जो भी रिक्वायर्ड स्पीड है उससे घुमा दूँ, वो जनरेटर घुमा देगा, जनरेटर अपना काम करेगा। लेकिन मैं इतना बाहुबली नहीं होना यार, कमज़ोर आदमी हूँ और आप भी कमज़ोर हो, और टरबाइन को घुमा दोगे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, क्या है ये न्यूक्लियर रिएक्टर? प्रिंसिपल एक ही है, पावर जनरेशन का प्रिंसिपल एक ही है, टरबाइन घुमाना है। टरबाइन घुमाने के लिए आप कोल को बर्न करते हो, कोल से भी आप वेपर स्टीम प्रोड्यूस करते हो, फिर स्टीम से आप टरबाइन घुमाते हो। ये थर्मल पावर प्लांट है, जो ऑलरेडी आप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट लेक्चर में। सॉरी, मैंने सोर्स ऑफ एनर्जी का स्टार्टिंग अभी नहीं पढ़ाया, लास्ट लेक्चर होगा वो मेरा। सोर्स ऑफ एनर्जी जो सबसे स्टार्टिंग में सबसे लास्ट में खत्म होगा, क्योंकि आरंभ ही तो अंत है, आरंभ ही तो अंत है भाई। ओके, सो थर्मल पावर प्लांट में यही होता है। हाइडल पावर प्लांट में क्या होगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हो आप? बांध बनाते हो, डैम्स बनाते हो, और वाटर को बहुत हाइट से गिराते हो टरबाइन पे, टरबाइन घूमता है, टरबाइन जनरेटर घुमाता है, ठीक है। विंड एनर्जी भी वही, हवा से घुमा दीजिए। टाइडल एनर्जी टाइड से घुमा दीजिए। तो एक ही प्रिंसिपल है दोस्त, सिद्धांत एक ही है कि कैसे भी करके बेटा तू किसको घुमा, टरबाइन को घुमा, टरबाइन जनरेटर को घुमाएगा और उसके बाद प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल्स यूज करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करेंगे अपने टरबाइन को घुमाने के लिए। कैसे यूज करेंगे? बाय न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या? पहले देख लो, सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो बना था वो उसको बनाया गया था शिकागो यूनिवर्सिटी में। शिकागो या शिकागो की स्पेलिंग आई थिंक गलत है। शिकागो कहाँ है? शिकागो यार, नाम भी तो क्या रखते हैं। शिकागो कहाँ है दोस्त? शिकागो CHI नहीं, हाँ बोला गलत है, या फिर H गायब है। शिकागो यूनिवर्सिटी सबसे पहले बना था शिकागो यूनिवर्सिटी में, और इसमें सबसे बड़ा रोल और जो हेड हैं वो है एनरिको फर्मी। नाम सुना होगा, एक यूनिट है, लेंथ का एक यूनिट होता है फर्मी। फर्मी क्या होता है? 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। यही तो साइज है न्यूक्लियस का। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी इन्हीं को सम्मानित करने के लिए फर्मी, क्योंकि न्यूक्लियर से संबंधित है ना, ठीक है। सो शिकागो यूनिवर्सिटी में सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना था एनरिको फर्मी के अंडर गाइडेंस में। तो यही इनको आप बोल सकते हो कि हीरो आदमी है यही, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है? देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली एक डिवाइस बोल सकते हैं, डिवाइस है जिसमें कि आप न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कराकर उसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको क्या करना है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करना है। वहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उस एनर्जी को आप यूटिलाइज करोगे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो मेन पार्ट्स हैं, हालांकि ये आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तो है नहीं, फिर भी कुछ क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। सो न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे बाहर में होगा शिल्डिंग यानी कि देखो यार, इसके अंदर आपको फ्यूजन रिएक्शन करना है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस होगा। तो ये रहा मेरा शिल्डिंग, ठीक है। कंक्रीट और स्टील का बना हुआ शिल्डिंग है, और इसके अंदर ही होते हैं आपके न्यूक्लियर फ्यूल्स। जनरली आपका मान लो कि चलो मैं यूरेनियम 235 यूज़ कर रहा हूँ,
तो ये हो जाएंगे फ्यूल रॉड्स, इनरिच्ड फ्यूल रॉड्स, ये हो गया फ्यूल रॉड्स, ये है फ्यूल रॉड्स, ठीक है। तो यूरेनियम 235 प्लूटोनियम और थोरियम यूज कर सकते हैं, जनरली हम लोग यूरेनियम ही यूज कर रहे हैं, यूरेनियम ही जनरली यूज करेंगे। चौक थोड़ा और कलर देख लूँ, भांति भांति का कलर है, भांति भांति मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, नीला पीला हरा लाल, ठीक है। तो ये हो गया आपका शील्डिंग, दिस द आउटर मोस्ट, ये रेडिएशन से बचाएगा, रेडिएशन को शील्ड करके रखेगा, दिस इज शील्डिंग। इसको बोला मैंने फ्यूल रॉड्स, फ्यूल रॉड्स है, इसी का रिवीजन करवाना है। अब देखिए दो चीज़ें मेन है यहाँ पर, एक होता है कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड्स, और एक होते हैं मॉडरेटर्स, मॉडरेटर। इसको समझना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कंट्रोल रॉड के लिए क्या यूज करते हैं और मॉडरेटर के लिए क्या यूज करते हैं। तो देखिए यार, कंट्रोल रॉड के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं कैडमियम की रॉड, कैडमियम, और कैडमियम के साथ साथ आप बेरिलियम भी यूज कर सकते, सॉरी बेरिलियम नहीं, बोरॉन, बोरॉन भी यूज कर सकते हैं, बोरॉन। कंट्रोल रॉड जो है उसमें कैडमियम या बोरॉन और बोरॉन आप यूज कर सकते हो। और मॉडरेटर के लिए अभी मैं काम नहीं बताया हूँ, काम बिल्कुल नहीं बताया कि कंट्रोलर का क्या काम है, कंट्रोल रॉड का क्या काम है और मॉडरेटर का क्या काम है। लेकिन कंट्रोल रॉड के लिए आप क्या यूज करोगे, कैडमियम और बोरॉन यूज करोगे, और मॉडरेटर के लिए आप ग्रेफाइट यूज कर सकते हो, ग्रेफाइट यूज कर सकते हो, या आप ये हैवी वाटर भी यूज कर सकते हैं, हैवी वाटर, और बेरिलियम भी यूज कर सकते हैं। क्या आप बेरिलियम, हाँ बेरिलियम भी यूज कर सकते हैं, बेरिलियम भी यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्त, इसको आप मत भूलो। बाकी ये न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम तो आपके काम का नहीं है, लेकिन समझिए। चलिए, बाहर में शील्डिंग है, जैसे शील्डिंग, बाहर में शील्डिंग है, जो कि यहाँ पे जो भी फ्यूजन होगा वहाँ से जो रेडिएशन होगा उसको बिल्कुल आपको उससे प्रोटेक्ट करेगा, जो बाहर नहीं जाने का रेडिएशन को। तो जैसे शील्डिंग जो कि स्टील और कंक्रीट का बना हुआ एक बहुत कम से कम 2-3 फीट का वॉल है। और ये है फ्यूल रॉड्स, इनरिच्ड फ्यूल रॉड्स, यहीं पे आपका यूरेनियम 235 होगा अगर आप यूरेनियम 235 यूज़ करते हो तो। और मैंने बोला है कि हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स, तो कंट्रोल रॉड्स को मैं बनाता हूँ, दिस इज कंट्रोल रॉड्स, अरे आइटम मिक्स हो गया, इससे बनाता हूँ, दिस इज कंट्रोल रॉड्स। क्या करेगा कंट्रोल रॉड्स, देखो आपको करवाना है यहाँ पे कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, कंट्रोल चैन रिएक्शन करवाना है। तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं उनको रिएक्शन से बाहर निकालना है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं उनको रिएक्शन से बाहर निकालना है, तो कंट्रोल रॉड्स वही करते हैं। कंट्रोल रॉड्स का काम वही है कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके रिएक्शन से बाहर निकाल लेंगे, उसको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। नहीं तो भैया सबके सब अगर एक साथ पार्टिसिपेट किए तो विध्वंस होगा, सर्वनाश होगा, ठीक है। तो कंट्रोल लॉस यही कर रहा है, कंट्रोल लॉस जो एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। कंट्रोल भैया, कंट्रोल, धीरे धीरे चल चांद गगन में, वही तो कर रहा है भाई। आराम से चलिए, आप फ्यूजन होना है लेकिन धीरे धीरे कर लेंगे, धीरे धीरे से न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना कंट्रोल लॉट का काम है ना। कंट्रोल लॉट वही करेगा, बना किसका होता है, कैडमियम और बोरॉन लॉट्स यूज कर सकते हो। अब ये मॉडरेटर्स क्या हैं, मॉडरेटर्स, चलो इधर कहीं मॉडरेटर्स भी हम लोग यूज करते हैं, मॉडरेटर्स भी लिख देता हूँ, मॉडरेटर्स। देखो यार मॉडरेटर्स का क्या काम है, मॉडरेटर जो है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है। व्हेन द न्यूट्रॉन प्रोड्यूसेस, बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसकी, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, तो स्लो डाउन करने के लिए, थम जा बेटा, थम जा थम जा थम जा, तो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉडरेटर्स। न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मॉडरेटर। जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं उसको स्लो डाउन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉडरेटर्स, और उसके लिए आप ग्रेफाइट और हैवी वाटर और बेरिलियम की रॉड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपका कोर है, कोर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, द सेंटर पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इस एनर्जी को यूज भी तो करना है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ भेजेंगे कूलेंट को, कूलेंट को भेजेंगे। चलो कूलेंट आया यहाँ पे, कूलेंट, और यहाँ पे हीट एक्सचेंजर है अपना,
ये लगा दिया। ये देखो कूलेंट का काम क्या है, कूलेंट का काम है भैया ये से आएंगे कूलेंट, यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हुआ है उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद इधर को चलेगा। ये मीन्स एनर्जी को और ट्रांसपोर्ट करने का काम है कूलेंट का, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम है कूलेंट का। ओके, तो ये क्या है यहाँ से, ये जब ये कूलेंट यहाँ से आएगा इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद इधर जाएगा। इसके बाद ये हीट एक्सचेंजर में क्या करेगा, मान लो यहाँ पे आपने वेपर ऊपर रखा है, सॉरी वेपर क्यों रखोगे, वेपर तो फॉर्म होगा, वाटर रखा है, वाटर, तो इस हीट से इतना हीट होगा कि यहाँ के वाटर को ये वेपोराइज कर देगा और फिर फॉर्म करेगा क्या, फिर फॉर्म करेगा आपका सुपर हीट, सुपर हीटेड वेपर, मीन्स वेपर बनाएगा। क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा। ये हीट एक्सचेंजर है, दिस इज हीट एक्सचेंजर। देखो यहाँ पर सिंपली हीट एक्सचेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हीट एक्सचेंजर। बाकी जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होंगे वो तो पढ़े ही होंगे हीट एक्सचेंजर यार, बहुत इसमें एक पूरा एक चैप्टर है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली समझना है कि कूलेंट क्या करेगा। कूलेंट तो वो सब्सटेंस है जो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस है उसको एब्जॉर्ब करके जाएगा और हीट एक्सचेंजर में जो वाटर रखा होगा उसको ये वेपोराइज कर देगा, यानी स्टीम फॉर्म करेगा। इसके बाद ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद फिर जाएगा। अब ये जो हीट एक्सचेंजर में जो स्टीम प्रोड्यूस हुआ है, फिर कुछ नहीं करना, इसको ले जाइए टरबाइन की ओर, टरबाइन ब्लेड्स को घुमाइए, टरबाइन ब्लेड्स घूमेगा, फिर जनरेटर घूमेगा, फिर एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जनरेटर का घूमना मतलब जनरेटर घुमा मीन्स वो यार इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। एक्चुअली में एक डिवाइस है जिसमें कि आप न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेन दो चीज़ में बनाना चाहूँगा जिस पर आपको फोकस करना है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बात तो मॉडरेटर क्या है, मॉडरेटर क्या काम करता है। मॉडरेटर जो है न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करेगा, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करेगा। और मॉडरेटर के लिए यूज क्या करते हो आप, ग्रेफाइट, बेरिलियम और हैवी वाटर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स भी होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं उसके एब्जॉर्ब करने के लिए। और इसके लिए आप कैडमियम और बोरॉन की रॉड्स यूज कर सकते हो। और ये जो कूलेंट है ना, इसमें हैवी वाटर भी यूज़ करते हैं, हैवी वाटर D2O हैवी वाटर। और साथ में अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे हो तो यहाँ पे आप सोडियम भी यूज़ कर सकते हो, सोडियम भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज न्यूक्लियर रिएक्टर, दिस इज न्यूक्लियर रिएक्टर। अब देखिए इंडिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, हो सकता है आप पूछ लें। सीधा न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके, जैसे कि सुपर कंप्यूटर के नाम है ना, परम है, वैसे ही सीरस न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम है सीरस हो गया। एंड जर्लिना एंड एक और है अप्सरा के बाद अप्सरा, और एक बोल रहे हैं CIR, ओके, कनाडा इंडियन रिएक्टर, ऐसा कुछ है। सीरस, जर्लिना, अप्सरा, CIR। तो डीज आर द न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो कि इंडिया में हैं, अभी अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द मैनकाइंड। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होंगे। अब देखते हैं कि भैया इस इंडिया में न्यूक्लियर, देखो यार इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपको चाहिए होगा न्यूक्लियर फ्यूल। तो यूरेनियम 235 का मोस्टली सप्लाई होता है बिहार में, एक जगह है जाडूगुड़ा, ओके जाडूगुड़ा ही है, तो ठीक है जाडूगुड़ा, ऐसे जाडूगुड़ा, पता नहीं जाडूगुड़ा ही पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, जाडूगुड़ा ही पढ़ेंगे, जाडूगुड़ा, ठीक है। तो मोस्टली जो यूरेनियम सप्लाई इस जगह से ही हो रहा है, बिहार में जो जगह है जाडूगुड़ा, ये भी याद रखिए मोस्टली सप्लाई यहीं से होता है, ओके। इसके बाद आप चलो अब देख लेते हैं कि इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं। 5-6 जगह हैं जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे हैं यार, पहला तो है तारापुर में, तारापुर इन महाराष्ट्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तारापुर इन महाराष्ट्र, ओके। और कहाँ पे है यार, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, नरोरा इन यूपी। और कहाँ पे है, कलपक्कम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु। और कहाँ पे है, कैगा इन कर्नाटका, ओके। तो ये हो गया तारापुर, नरोरा, कलपक्कम, कैगा। और कहाँ पे, और
क्या था यार, कहेगा नरोरा हो गया, कल्पक्कम हो गया, रत्न प्रताप सागर, रत्न प्रताप सागर इन राजस्थान, रत्न प्रताप सागर इन राजस्थान, राजस्थान ना, राज को याद मत करना, राजस्थान है वो। ओके, तारापुर, नरोरा, कल्पक्कम, कैगा, करगा इन कर्नाटका, नरोरा हो गया, एक और बचा है कापड़ापर इन गुजरात, कापड़ापर इन गुजरात। तो ये हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, तारापुर, नरोरा, कल्पक्कम, कैगा, रत्न और कापड़ापर, ये याद रखिए आप, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ और थोड़ा देख लेते हैं, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसके हार्नेसिंग में दिक्कत क्या है। देखो यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो रेडिएशन के खतरे की है, रेडिएशन का जो खतरा है, ठीक है, रेडिएशन का जो खतरा है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है यहाँ पर कि चलो मान लो आप न्यूक्लियर रिएक्टर, जनरली आपने देखा था एक क्वेश्चन पूछा गया था, चार्नोबल क्या है, ये न्यूक्लियर डिसास्टर ही तो है, न्यूक्लियर डिसास्टर 26 अप्रैल 1986, समझ सबसे बड़ा एक न्यूक्लियर डिसास्टर यही है चार्नोबल। रसिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था यूक्रेन, उस समय सोवियत यूनियन एक ही था, पूरा रसिया की था सोवियत यूनियन, तो वहाँ पे यूक्रेन के पास प्रीपेड करके, स्पेलिंग नहीं आ रहा, प्रीपेड हिंदी में लिखता हूँ, प्रीपेड करके एक जगह था, वहाँ पे इन्होंने अपना चार्नोबल में एक अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाया था, उसके रिएक्टर नंबर 4 पे ब्लास्ट हो गया था, पूरा का पूरा कोर ही ब्लास्ट हो गया था, जिसका कि रेडिएशन समझ लो कि आज भी वहाँ पे है, पूरा एरिया बर्बाद हो चुका है। तो चार्नोबल याद रखना किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर डिसास्टर से रिलेटेड है, न्यूक्लियर डिसास्टर। और यही तो दिक्कत है, न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस में करने में यही तो दिक्कत है। जो एम्प्लॉय होंगे उनकी सेफ्टी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रेडिएशन के कांटेक्ट में, रेडिएशन के संपर्क में ना आ जाएं। दूसरा, आप शील्डिंग यूज तो कर रहे हो, किसी भी तरीके से मान लो वहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन का लीकेज हो गया तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेस्ट बन रहा है, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, जब आप फिजन करवा रहे हो यूरेनियम का, तो जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, जो वेस्ट बनेगा, वो भी रेडियो एक्टिव होता है, तो उसका डिस्पोजल भी बहुत ही दिक्कत वाला काम है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को एज अ फ्यूजन एनर्जी सोर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका न्यूक्लियर एनर्जी वाला टॉपिक। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर बनेगा वो बनेगा सोर्स ऑफ एनर्जी पे, जिसमें हम लोग मेनली फोकस करेंगे सोलर एनर्जी पे, ओके। और वो इस वीडियो लेक्चर सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद मैं आपको 2016 और 2017 के फिजिक्स जो एसीएफ के एग्जाम हुए थे उसमें फिजिक्स वाला जो पोर्शन है उसके सॉल्यूशंस जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इस सफ़र में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, और प्लीज़ सपोर्ट करिए। एक्चुअली मैं अभी यूट्यूब पे नया हूँ, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो रही हैं मेरे से, लेकिन फिर भी प्लीज़ सपोर्ट मी।